आधुनिक भारत मुगल साम्राज्य का पतन एवं स्वतंत्र राज्यों का उदय। यूनिट 1। पतन के कारण मुगल साम्राज्य के 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वो मुगल साम्राज्य का पतन तीव्र गति से शुरू हो गया। 1707 ईस्वी के बाद का समय उत्तरोत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। यदुनाथ सरकार, एल्फिंस्टन, श्री राम शर्मा, लिवरपूल जैसे इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब एवं उनके उत्तराधिकारियों की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। इतिहासकारों का दूसरा गुट, जिसमें सतीश चंद्र, इरफान हबीब, अतहर अली आदि शामिल है, मुगल साम्राज्य के पतन को दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम मानता है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट एवं जागीरदारी संकट की अवधारणा का सर्वप्रथम अध्ययन मोरलैंड, विलियम हैरिसन मोरलैंड के ने अपनी पुस्तक फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब स्टडी इन इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री 1923 में किया था। इतिहासकार सतीश चंद्रा ने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1760 से 1740 में मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जमींदारों, जागीरदारों, किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को जिम्मेदार माना है। सतीश चंद्रा के अनुसार मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए मनसब, जागीरदारों एवं किसानों में संतुलन आवश्यक था और मुगल उस सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में असमर्थ रहे जिस पर मनसब व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं आधारित थी। मुगल साम्राज्य कृषि अधिशेष पर निर्भर था, एग्रीकल्चर सरप्लस पर, ठीक है। और 18वीं शताब्दी में कृषि अधिशेष तथा शासन वर्ग की बढ़ती मांगों के बीच अंतर बढ़ जाने से दोनों का संतुलन समाप्त हो गया और दिन प्रतिदिन का शासन बोझ, युद्धों का खर्चा एवं अमीर वर्ग का बढ़ता ऐशो आराम ने राज्य के खर्चों को बढ़ा दिया। लेकिन जिस अनुपात में प्रशासन के व्यय में वृद्धि हुई, उस अनुपात में संपूर्ण प्रयत्न के बाद भी कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकी, जिसके कारण राज्य एवं प्रशासक वर्ग के आय एवं व्यय में अंतर बढ़ता गया और जागीरदारी एवं जमींदारी, मनसबदारी का दोष सामने आ गया। इन सब कारणों से किसान एवं भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप मुगल सरकार की आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति कमजोर होती गई और मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत हुई। इरफान हबीब एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1556 से 1707 ईस्वी ने इरफान हबीब ने भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत दिया है। हबीब के अनुसार इन समस्याओं का मूल कारण मनसब व्यवस्था की कार्यप्रणाली में समाहित था। इस व्यवस्था में किसानों का उत्पीड़न निरंतर बढ़ता रहा, ठीक है, और जिसके कास्ट में कमी आई और भू राजस्व भी घट गया। कैम्ब्रिज धारा के इतिहासकार जागीरदारी की विफलता की जगह जागीरदारी सफलता को पतन का कारण मानते हैं। करेन लियोनार्ड ने पतन के संदर्भ में महान फर्म सिद्धांत द ग्रेट फर्म थ्योरी ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का प्रतिपादन किया है। मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ अन्य प्रमुख कारण इस प्रकार है: औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की राजपूत धार्मिक नीति, अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव एवं दरबारी षड्यंत्र, चौथा विदेशी आक्रमण जैसे नदीर शाह, अहमद शाह अब्दाली आदि, और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का प्रभाव, और छठा है दुर्बल उत्तराधिकारी, एंड सातवां जागीरदारी संकट और कृषकों का शोषण। औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी जिसके अनुसार उसकी मृत्यु के उपरांत मुगल साम्राज्य को उसके 3 जीवित पुत्रों में बांटा जाना था, किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। कितने? 21 प्रांत थे, जिनमें से मुज्जम काबुल का, आजम गुजरात और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। मुज्जम कहाँ का? काबुल का। आजम कहाँ का था? गुजरात का। और कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। और ये उत्तर या परवर्ती मुगल शासक 1707 से 1857 तक। सबसे पहले बढ़ते हैं बहादुर शाह जफर के बारे में, जिनका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक है, ठीक है। बहादुर शाह का जन्म 14 अक्टूबर 1643 को बुरहानपुर, कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था, और इनकी माँ नवाब बाई थी। और 18 जून 1707 को मुज्जम की सेनाओं ने आजम को सामूगढ़ के निकट जाजऊ के युद्ध में पराजित किया। वो आजम मारा गया। मुज्जम शाह आलम प्रथम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का बादशाह बना। इनका पूरा नाम अबुल नस्र सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह
आलम बहादुर शाह बादशाह था। अपने दूसरे भाई कमबख्श को 1709 ईस्वी में बीजापुर के युद्ध में मार डाला। बहादुर शाह ने खुतबे में चौथे खलीफा अली के नाम के साथ वली यानी उत्तराधिकारी जोड़ दिया, जिससे खुतबा विवाद हुआ था। और इस पर लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ और अंत में पुराना खुतबा ही पढ़ा गया। खुतबा विवाद के कारण कुछ विद्वान मानते हैं कि वह शिया हो गया था। बहादुर शाह खुतबा का प्रारूप परिवर्तित करना चाहता था और बहादुर शाह 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में बादशाह बना। और बहादुर शाह ने शांति मैत्रीपूर्ण की नीति के तहत निम्न कार्य किए। पहला 1707 ईस्वी में शाहू को मुगल कैद से रिहा किया। दूसरा, गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर मित्रता की नीति अपनाई। तीसरा, अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। और चौथा, आमेर में उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप कर सवाई जयसिंह को शासक घोषित किया। बुंदेला सरकार 17 साल एवं जाट सरदार चूड़ामन के साथ मित्रता की नीति अपनाई। मध्यदेह मास अनुदानों को पूर्णतः वंशानुगत बना दिया तथा राज दरबार में फिर से होली खेलने की शुरुआत की और सती प्रथा का समर्थन किया। ठीक है, बहादुर शाह के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें होली की शुरुआत की थी। और बहादुर शाह ने वकील मुतलक का पद पुनः स्थापित किया तथा इस पद पर असद खां को नियुक्त किया। और बहादुर शाह के समय सिख नेता बंदा बहादुर ने 1710 ईस्वी में सर हिंद को जीत लिया। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि बहादुर शाह प्रथम के दरबार में कब 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल का नाम क्या था, जोसुआ कैटेलार के नेतृत्व में आया। किसके नेतृत्व में? जोसुआ कैटेलार के नेतृत्व में आया। और इनके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इस पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को बीबी एवं विधवा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह की मृत्यु लाहौर में हुई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लड़े गए उत्तराधिकारी युद्ध में उनके पुत्रों ने इतनी निर्लजता दिखाई कि बहादुर शाह का शव एक माह तक बिना दफनाए पड़ा रहा और अंत में दिल्ली में मोती मस्जिद में, कहाँ पे? मोती मस्जिद में उसे दफनाया गया। सिडनी ओवन के अनुसार यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। मुंतखब उल लुबाब के लेखक इतिहासकार खाफी खां के अनुसार बहादुर शाह शासन कार्यों के प्रति इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाह बेखबर कहते थे। ये शाह बेखबर किसका है? बहादुर शाह प्रथम का है। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड का नहीं, बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह सेकंड तो 1857 की क्रांति के समय था। ठीक है, शाह अकबर किसका नाम है? बहादुर शाह प्रथम का नाम है। और मरने के बाद समकालीन इतिहासकारों ने इसे खुल्द मंजिल यानी कि स्वर्ग का निवासी का। खुल्द मंजिल किसके लिए? खुल्द मंजिल और शाह बेखबर किसके लिए आया है? बहादुर शाह प्रथम के लिए। ठीक है, उसके बाद 1712 से 1713 ईस्वी तक जहांदर शाह आया। कौन आया? जहांदर शाह। बहादुर शाह का ये पुत्र था और बहादुर शाह का पुत्र जहांदर शाह अपने भाई अजीज उस शान, कौन? अजीम उस शान, रफ़ी उस शान तथा जहान शाह की हत्या कर मुगल बादशाह बना। इन तीनों की हत्या करके ये इन तीनों इनके भाई थे और उनकी हत्या करके बादशाह बना। एक शक्तिशाली ईरानी अमीर जुल्फिकार खान ने जहांदर शाह को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की। जुल्फिकार खां को बादशाह ने अपना वजीर बनाया और जुल्फिकार खां औरंगजेब के वजीर असद खां का पुत्र था। जहांदर शाह के शासन में एक नई परंपरा शुरू होती है, सत्ता प्राप्ति में अमीरों का हस्तक्षेप जहांदर शाह के समय से शुरू हुई प्रथा थी। ठीक है, और मुगल दरबार में ईरानी, तुरानी और अफगानी व हिंदुस्तानी अमीरों के गुट बन गए जो इस प्रकार थे। ईरानी गुट में असद खां और उसका पुत्र जुल्फिकार खां और तुरानी गुट में चिनकिलिज खां। ये किस गुट में था? तुरानी गुट में। एंड हिंदुस्तानी गुट में सैयद बंधु थे। कौन थे? सैयद बंधु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट में थे। और ये किसका पढ़ रहे हैं हम? जहांदर शाह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए जुल्फिकार खान ने जागीरों के अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगा दी। तो जो फाइनेंशियल स्थिति है वो सुधारने के लिए किसने है जो जागीरों के अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगाती थी? तो जुल्फिकार खान है। ठीक है, और जुल्फिकार खान ने भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा भी जुल्फिकार खान ने शुरू की थी। और जिसको इजारा प्रथा कहते हैं, उसको है जो बढ़ावा दिया और इससे कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई। तो ये इजारा प्रथा क्या है? इम्पोर्टेंट हो जाती है। और किसने शुरू की थी इसकी? ये जुल्फिकार खान है। ठीक है, जुल्फिकार खान ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर किया।
जो मनसबदार थे उनको है जो एक फिक्स संख्या में जो भी संख्या उनको अधिकृत की जाती थी इतनी फौज रखने के लिए मजबूर किया, बाध्य किया। किसने किया था? जुल्फिकार खान ने, ठीक है। और जुल्फिकार खान ने जाट शासक चूड़ामन व बूंदीला शासक 17 साल के साथ अच्छे संबंध बनाए, किंतु सिखों व बंदा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति है जो जारी रखी। तो सिखों के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण संबंध और चूड़ामन के विरुद्ध मित्रतापूर्ण संबंध किसने रखे थे? जुल्फिकार खान ने। और जुल्फिकार खान ने अपने एक छाटूकार सुभाग चंद्र को दीवान बनाकर राजस्व मामलों का प्रधान बना दिया तथा सुभाग चंद्र को राजा की उपाधि दी। तो राजा की उपाधि किसने दी थी? सुभाग चंद्र को जुल्फिकार खान ने, ठीक है। और जहांगीर शाह ने दक्कन में मराठों को छौत व सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि इसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, ठीक है। तो ये जो मराठों को छौत व सरदेशमुखी जो कर है वो वसूलने का अधिकार किसने दिया था? जहांगीर शाह ने दिया था। कहाँ दिया था? पूर्व में दिया था, पश्चिम में दिया था? नहीं, ये कहाँ दिया था? दक्कन में दिया था। किसने दिया था? जहांगीर शाह ने दिया था, ठीक है। और एक शर्त क्या रखी थी कि इसकी जो वसूली है वो कौन करेंगे? मुगल अधिकारी करेंगे। और औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में लगाया गया जजिया कर जहांगीर शाह ने 1712 में समाप्त कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने जो 1679 ईस्वी में लगाया था जजिया, किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। जजिया कर किसने लगाया था? 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने लगाया था। बाद में समाप्त किसने किया? बाद में समाप्त 1712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1712 ईस्वी में। किसने किया था? मेन पॉइंट है, जहांगीर शाह ने किया था। जहांगीर शाह ने 1712 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर है वो समाप्त किया था, ठीक है। और जहांगीर शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी व 7,000 की मनसब के साथ मालवा का सूबेदार भी बनाया। किसने बनाया था? जहांगीर शाह ने। तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की जो उपाधि है वो भी जहांगीर शाह ने दी थी। और किसका सूबेदार बनाया? गुजरात का सूबेदार बनाया अजीत सिंह को ये उपाधि देकर, ठीक है। और राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को अनूप सिंह की उपाधि एवं 3,000 का मनसबदार भी प्राप्त इसने है जो जहांगीर शाह ने दिया था, ठीक है। और नोट, सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 और 1743 को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। जहांगीर शाह अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक चरित्र का व्यक्ति था तथा लाल कुंवर नामक एक रखेल का उस पर काफ़ी प्रभाव था और इससे बादशाह की प्रतिष्ठा को अत्यधिक आघात लगा था। जहांगीर शाह को अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख शेर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से अपदस्थ कर दिया। जहांगीर शाह अपने प्रेमिका लाल कुंवर के साथ भाग गया और उसने भागकर वकील मुतलक असद खां के घर में शरण ली, परंतु असद खान ने फर्रुख शेर से झगड़ा करना उचित नहीं समझा और असद खान ने जहांगीर शाह के साथ विश्वासघात किया और फर्रुख शेर के आदेश पर जहांगीर शाह को उसकी प्रेमिका लाल कुंवर के हाथों छीनकर 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या कर दी और उसने कुल 11 माह शासन किया था। इतिहासकार ताराचंद सोसाइटी एंड द स्टेट इन दी मुगल पीरियड में जहांगीर शाह को क्या बताते हैं? लंपट मूर्ख बताते हैं। कौन बताते हैं? ताराचंद। क्या है? इतिहासकार है। बुक का नाम क्या है? सोसाइटी एंड स्टेट इन दी मुगल पीरियड। उसमें है जो जहांगीर शाह को क्या बताते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं, ठीक है। और खफी खां के अनुसार जहांगीर शाह का समय गायकों, नर्तकों और नाट्यकर्मियों के लिए अनुकूल था। कौन बताते हैं? खफी खां बताते हैं कि इसका समय गायकों, नर्तकों और नाट्यकर्मियों के लिए अनुकूल था, ठीक है। इसका समय जहांगीर शाह का समय। मिर्जा मुहम्मद ने संगीत पर तू फुतुल हिंद की रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि तू फुतुल हिंद जो कि संगीत पर है, इसकी रचना किस मुगल शासक ने की थी? मुगल शासक नहीं, ये उसके दरबार में था, ये मिर्जा मुहम्मद, ठीक है, उसने की थी। तो किसने की थी? किसके शासनकाल में की थी? तो वो तो आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर शाह। लेकिन की किसने थी? तो वो की थी मिर्जा मुहम्मद ने की थी तू फुतुल हिंद की रचना, ठीक है। और फर्रुख शेर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां, कौन? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खान के सहयोग से बादशाह बना, कौन? फर्रुख शेर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। फर्रुख शेर 1713 से 1719। तो इससे पहले वाले उसे तो 11 मान रहा था, ठीक है, जहांगीर शाह। उसके बाद फर्रुख शेर आता है 1713 से 1719, लगभग 6 वर्ष तक ये उनका शासन रहा। फर्रुख शेर ने अपने पिता अजीम उस शान की उत्तराधिकार युद्ध में हत्या की सूचना पाते ही पटना में बिहार में अपने आप को है जो बादशाह घोषित किया और फर्रुख शेर ने
अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर व हुसैन अली खां को मीर बख्शी यानी सेनापति बनाया। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति। ठीक है। सैयद हुसैन अली खां बिहार के नायब सूबेदार थे। अजीम उसान ने हुसैन अली को 1708 में बिहार का नायब सूबेदार बनाया तथा 1711 ईस्वी में अब्दुल्ला खां को इलाहाबाद का नायब सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का? इलाहाबाद का। और अब्दुल्ला खां का वास्तविक नाम हसन अली खां था। बहादुर शाह प्रथम ने उसे अब्दुल्ला खां की उपाधि प्रदान की। सैयद बंधु इतिहास में राजा बनाने वाले किंग मेकर्स के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने 4 मुगल बादशाह बनाए जो निम्न है: फर्रुख सियर, रफ़ी उद्जात, रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसने 4 मुगल बादशाह बनाए जो निम्न है। कौन से? फर्रुख सियर, रफ़ी उद्जात, रफ़ी उद्दौला, उद्जात और उद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। फर्रुख सियर ने असद खां की जागीरें जब्त कर ली तथा जुल्फिकार खां को फांसी दे दी। फर्रुख सियर ने तुरानी गुट मध्य एशियाई मूल के एक अमीर छिनकिलीस खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की तथा उसे निजामुल मुल्क और खान खाना की उपाधि दी। क्या? खान खाना की। फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर को दबाने के लिए तुरानी गुट के अमीर अब्दुल सम्मद को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया और अब्दुल सम्मद व उसके पुत्र जकारिया खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिखों के नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर जो कि पंजाब में है वहां पकड़कर 19 जून 1716 को दिल्ली में हाथी के पैरों तले कुचलवा कर उसकी निर्मम हत्या करवा दी। फर्रुख सियर ने जोधपुर जो कि मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुमारी से विवाह किया। ठीक है। किसने किया था? फर्रुख सियर ने किया था। और फर्रुख सियर ने अब्दुल्ला खां को नवाब कुतुब उल मुल्क, यमीन उद्दौला, सैयद अब्दुल्ला खां, बहादुर जफर जंग, सिपा सालार एवं यार वफादार और हुसैन अली को उमादुल मुल्क, अमीर उल उमरा, बहादुर फिरोज जंग एवं सिपा सालार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। किसने? फर्रुख सियर ने की थी इनको। और एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुख सियर के एक असाध्य रोग की चिकित्सा की जिससे प्रश्न होकर 1717 ईस्वी में औरंगजेब ने बिना सीमा शुल्क व्यापार करने की छूट प्रदान की और इसे ओरम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा का और इसी से शुरुआत हुई अंग्रेजों की। ठीक है। और इस फरमान का विस्तृत विवरण ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉपिक में देखेंगे हम। ठीक है। फर्रुख सियर ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। उसने गुजरात के सूबेदार दाऊद खां को संदेश भेजा कि वह हुसैन अली को मार डाले, किंतु हुसैन अली ने दाऊद खां को मार डाला। हुसैन अली को पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि की जिसके तहत उसने समस्त दक्षिण में 6 सूबों में छौत व सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार शाहू को दे दिया। हुसैन अली खां मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली आ गया व सैयद बंधुओं ने महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में कर 28 जनवरी 1719 को फर्रुख सियर को अपदस्थ कर 19 अप्रैल 1719 को उसका वध कर डाला। फर्रुख सियर की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने रफ़ी उस्सान के 2 पुत्रों रफ़ी उद्जात और रफ़ी उद्दौला को क्रमशः सम्राट बनाया और ये क्रमशः 10वें और 11वें मुगल बादशाह थे। रफ़ी उद्जात ने 28 जनवरी 1719 से 4 जून 1719 तक केवल 3 माह 4 दिन के लिए शासन किया। रफ़ी उद्जात सबसे कम समय के लिए शासन करने वाला मुगल शासक था। इसके बाद रफ़ी उद्जात दौला 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 तक दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। इसने 3 माह 11 दिन तक शासन किया और 18 मई 1719 को आगरा के सूबेदार बीरबल ने निकुसियर औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर का पुत्र को बादशाह घोषित कर दिया, किंतु सैयद बंधुओं ने यह प्रयास विफल कर दिया और निकुसियर को 13 अगस्त 1719 को गिरफ्तार कर लिया गया। 1723 ईस्वी में दिल्ली में स्थित सलीमगढ़ किले की जेल में निकुसियर की मृत्यु हो गई। रफ़ी उद्दौला के समय अजीत सिंह ने अपनी विधवा पुत्री इंद्र कुंवरी को मुगल हरम से वापस बुला लिया और एवं उसने पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। वेरी ठीक है ये। और रफ़ी उद्जात की क्षय रोग से मृत्यु हो गई है जैसे, और उसके बाद रफ़ी उद्दौला को शाहजहाँ द्वितीय के नाम से बादशाह बना दिए। शाहजहाँ द्वितीय के नाम से किसको? रफ़ी उद्दौला को बादशाह बनाया गया और उसकी भी कुछ दिनों में 35 से मृत्यु हो गई। फर्रुख सियर को गणित कायर भी कहा जाता है ना। ये गणित कायर किसको कहा जाता है? फर्रुख सियर को। ठीक है। गणित कायर फर्रुख सियर की उपाधि या इसका
नाम दिया गया इसको। फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में जजिया कर वापस लगाया। ठीक है, हमने ऊपर देखा था हमने कि जो औरंगजेब ने है वो जजिया कर लगाया था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर शाह आया, उसने है जो वो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फर्रुख सियर आया 1713 में, उसने वापस लगा दिया। ठीक है, जजिया कर वापस लगाने वाला कौन है? फर्रुख सियर, जिसको गणितकार भी कहा जाता है, जिसकी मृत्यु ये मृत्यु उनकी साझा की हुई, सॉरी, और 1717 ईस्वी में समाप्त कर दिया। फर्रुख सियर ने 1713 में भी लगाया था और वापस भी इसी ने किया, समाप्त इसने किया। कब किया था? 1717 ईस्वी में। यद्यपि मुगल शासकों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 में हटाया गया। ध्यान रखना, जो जजिया कर है वो अंतिम रूप से किसके द्वारा हटाया गया था? मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। कब हटाया गया था? 1720 ईस्वी में हटाया गया था। अब बढ़ते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। 1719 से 1748 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। रफ़ी उस्सान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने जहांशाह, उनके दो पुत्र कौन थे? रफ़ी उद्दौला और रफ़ी उज्जा। ठीक है, सैयद बंधुओं ने जहांशाह बहादुर शाह का चौथा पुत्र के 18 वर्षीय पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल बादशाह बनाया गया। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के खिलाफ निजामुल मुल्क, शहादत खां, हैदर खां, मोहम्मद अमीन खां एवं एतमाउद्दौला के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। ठीक है, और हैदर खां ने 1720 ईस्वी में हुसैन अली की हत्या कर दी। अपने छोटे भाई की हत्या का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला खां ने सेना एकत्रित की, किंतु हसनपुर नामक स्थान पर 13 नवंबर 1720 को वो पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। 1722 ईस्वी में अब्दुल्ला खां की जहर देकर हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं के पतन का मुख्य कारण तुरानी गुट, निजामुल मुल्क, अमीन खां आदि का अधिक शक्तिशाली होना था। मोहम्मद शाह ने पहले अमीन खां को वजीर बनाया। जनवरी 1721 में अमीन खां की मृत्यु के बाद 1722 में निजामुल मुल्क को वजीर बनाया गया, किंतु दरबारी षड्यंत्रों से तंग आकर वह वजीर का पद छोड़कर 1724 ईस्वी में मालवा व गुजरात पर मराठा अतिक्रमण को रोकने का बहाना लेकर दक्कन आ गया। इस पर मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया तथा मुबारिज खां को निजामुल मुल्क को कुचलने का आदेश दिया, किंतु 1724 ईस्वी में शकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया और 1724 ईस्वी में ही स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई थी? 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी। आसफ जाह की उपाधि किसको दी गई थी? निजामुल मुल्क को। किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने दी थी। निजामुल मुल्क के दक्षिण में जाने के बाद क्रमशः कमरुद्दीन अमीर खां का पुत्र था और रोशन उद्दौला और खाने दोरा को वजीर बनाया गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली तथा मराठा शासक साहू को दक्कन के 6 प्रांतों का छौत व सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया। इसके बदले शाहू ने दक्कन में 15,000 घुड़सवारों द्वारा मुगलों को मदद देने का वादा किया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र हुए राज्य कौन से? मोहम्मद शाह के शासनकाल में कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए थे? देखते हैं। बंगाल, संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है। अवध, कौन था? शहादत खां। ठीक है, स्थापना करता, संस्थापक। हैदराबाद, निजामुल मुल्क। हैदराबाद ऐसे याद रखो, निजाम से हैदराबाद, तो निजामुल मुल्क किसका था? हैदराबाद का। भरतपुर, बदन सिंह। ठीक है। फर्रुखाबाद, मोहम्मद खां बंगस। ठीक है। कटेहर, रूहेला सरदार। कर्नाटक, सादतुल्ला खां कहाँ का? कर्नाटक का स्थापना की थी। और बंगाल वाला इंपॉर्टेंट कौन? मुर्शिद कुली खां। और अवध, शहादत खां। और बाकी कटेहर, ये रूहेला सरदार। तो ये बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, फर्रुखाबाद, कटेहर, कर्नाटक, ये राज्य है वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद शाह के समय में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है। इनके समय उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ और उर्दू को राज्य संरक्षण दिया गया। ठीक है। उर्दू को राज्य संरक्षण भी दिया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। सदारंग व अदारंग उसके प्रति संगीत है। ध्यान रखना, अगर पूछे कि सदारंग और अदारंग किसके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, तो ये किसके थे? मोहम्मद शाह रंगीला के थे। ठीक है। सदारंग और अदारंग ये क्या थे? संगीतज्ञ थे। किसके थे?
किसके दरबार में थे? मोहम्मद शाह के दरबार में। मोहम्मद शाह को उसके विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता था। तो रंगीला नाम क्यों जोड़ा? ये विलासी मानसिकता का था, विलासी आचरण का था थोड़ा, ठीक है। और आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दक्कनी, जो वली दक्कनी है उनको, वली दक्कनी को उनकी उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद शाह ने है जो सम्मानित किया था। वली दक्कनी को किसने किया था सम्मानित? मोहम्मद शाह ने किया था। ये उसके समकालीन थे, उसके कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। और वली दक्कनी के गुरु सूफी कवि शाह सादुल्ला गुलशन क्या थे? शाह सादुल्ला गुलशन थे। और वली ने दीवान नाम से संग्रह की रचना की। उसके बाद नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह फारस ईरान का शासक था और 11 जून 1738 को उसने गजनी में प्रवेश करके काबुल पर अधिकार किया और उसने अटक नामक स्थान पर सिंधु नदी पार करते हुए लाहौर पर कब्जा किया। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के विरोधियों को शरण दी थी तथा मुगल सैनिकों के ने नादिर शाह के दूत की जलालाबाद, जो कि अभी नल्ले में है, कहाँ पे? पाकिस्तान में है, वहाँ है, जो उसकी हत्या कर दी। अपने प्रतिनिधियों के साथ मुगल बादशाह द्वारा निर्दयी व्यवहार से क्रुद्ध होकर ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया तथा 13 फरवरी को करनाल, जो कि कहाँ है? हरियाणा में, करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया, ठीक। तो ईरान का नेपोलियन किसको नाम से किसको जाना जाता है? नादिर शाह को, ठीक है। करनाल युद्ध में मुगल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन था? मोहम्मद शाह था तथा एवं मीर बख्शी खां दौरान था, जो युद्ध में मारा गया। निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए देकर नादिर शाह को वापस जाने के लिए सहमत किया, किंतु अवध के नवाब शहादत खान ने नादिर शाह को सलाह दी कि वह अगर दिल्ली पर आक्रमण किया जाए तो उसे लूट में 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। और शहादत खान निजामुल मुल्क को मीर बख्शी बनाए जाने पर बादशाह से नाराज थे और नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश किया। वह अगले 57 दिनों तक दिल्ली में भयानक लूटमार करके वह कत्लेआम करता रहा और अपने नाम का खुतबा पढ़ा तथा सिक्के जारी किए। नादिर शाह भारत के शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन तख्ते ताउस व विश्व के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर को भी ले गया और उसने कुल 70 करोड़ की लूट की। 70 करोड़ की इसने लूट की थी। कहाँ वो 20 लाख जो हर्जाने के रूप में इसको मिले युद्ध जीतने के बदले में, और कहाँ ये 70 करोड़, ठीक है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से किया। नादिर शाह ने शहादत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की, जो शहादत खां न दे सका और उसने आत्महत्या कर ली। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। मोहम्मद शाह के शासन काल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वह मच्छीवाड़ा, जो कहाँ है? सरहिंद के पास के समीप मणिपुर के युद्ध में शाहजादा अहमद शाह से पराजित हुआ। नादिर शाह ने अब्दाली के बारे में कहा था कि मैंने अब्दाली जैसे चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान, हिंदुस्तान में नहीं देखा। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी किसको कहा था? यानी युग का मोती कहा गया। किसको? अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी यानी कि युग का मोती कहा गया है। और अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए। कितने किए? अब्दाली ने भारत पर 7 आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 आक्रमण सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय थे, 1759 से 1806 ईस्वी में। कितने आक्रमण किए थे? 7 आक्रमण किए थे, जिसमें से 3 किसके शासनकाल में? शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी के बीच जिनका शासनकाल रहा, उसके शासनकाल में किए। प्रथम आक्रमण 1748 को किया था मणिपुर, जो कि कहाँ है? पंजाब में। मणिपुर वो नहीं, मणिपुर पंजाब में है। और दूसरा आक्रमण 1749 को पंजाब में किया था और तीसरा 1752 में वो भी पंजाब में किया। 2 पंजाब में किए थे और एक ये मणिपुर, ये भी पंजाब में किया था। तो ये तीनों जो आक्रमण है वो कहाँ किए थे? पंजाब में किए थे। और चौथे आक्रमण के दौरान 1756 से 1757 में मथुरा, वृंदावन एवं आगरा में लूटपाट की तथा लौटते समय आलमगीर द्वितीय, किसको? आलमगीर द्वितीय को सम्राट इमादुल मुल्क को वजीर और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी एवं अपना मुख्य एजेंट बनाया, ठीक है। आलमगीर द्वितीय शासनकाल 1754 से 1759, मुश्किल से आपका 5 साल रहा, ठीक है। और 5वां आक्रमण 14 जनवरी 1761 को मराठों पर था। किस पर था? 5वां आक्रमण 14 जनवरी 1761 को, सन याद रखो 1761 को किस पर किया था? ये भी याद रखो, मराठों पर किया था, ठीक है।
और जिसको पानीपत का तृतीय युद्ध भी हम कहते हैं, ठीक है। और छठा आक्रमण 1762 उसके जस्ट एक साल बाद किया था, पंजाब में किया था। किस पर था? सिखों पर किया था। पांचवा था सिखों मराठों पर, और छठा आक्रमण था 1762 में उसके एक साल बाद जस्ट, और ये किया था सिखों पर किया था, जिसे वड्डा घलुगरा या मेजर हेलोकास्ट प्रसिद्ध द्वितीय विध्वंस कहा गया है। और छोटा घलुगरा ये 1746 ईस्वी में हुआ था। सातवां आक्रमण 1767 को हुआ। 1767 को कहाँ हुआ था? पंजाब में। ये भी सिखों के विरुद्ध था, ठीक है। और अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ और पंजाब में सिख शक्ति का अभ्युदय सुगम हुआ और अंग्रेज चिंतित हुए। अब देखते हैं अहमद शाह के बारे में, जिनका शासनकाल 1748 से लेकर 1754 तक रहा, ठीक है। 6-7 साल तक इनके शासन किया अहमद शाह ने। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह सम्राट बना। उसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को वजीर बनाया। किसने बनाया था? अहमद शाह ने बनाया था, ठीक है, अपना वजीर बनाया। और अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई का प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला आलम की उपाधि प्राप्त थी और एक हिजड़े जावेद खां नवाब बहादुर का भी है, जो प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव था। मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से इमानुल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ कर दिया। वह खुद मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। इमादुल मुल्क का वास्तविक नाम गजीउद्दीन था तथा वह निजामुल मुल्क का पुत्र था। अहमद शाह का हरम 4 वर्ग मील में फैला था तथा महीनों तक वह अपने हरम से बाहर नहीं निकलता था। इसके शासन में हिंजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था तथा सेना को वेतन चुकाने के लिए अहमद शाह ने अपने बर्तन भी बेचने पड़े थे, ठीक है। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। 2 जून 1754 को वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया। वह अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया, ठीक। आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बनाया, ठीक है। किसको? अजीजुद्दीन को। अजीजुद्दीन जहांगीर शाह का बेटा था। किसका? जहांगीर शाह का बेटा था ये अजीजुद्दीन। नोट, आलमगीर प्रथम औरंगजेब की उपाधि थी। ध्यान रखना, आलमगीर जो प्रथम है वो किसकी? औरंगजेब की उपाधि थी, लेकिन आलमगीर द्वितीय किसकी थी? अजीजुद्दीन की थी, जिनका शासनकाल 1754 से 1759 है, जो कि जहांगीर शाह का बेटा था। किसका बेटा था? जहांगीर शाह का। नाम क्या था रियल? अजीजुद्दीन। उपाधि क्या थी? आलमगीर द्वितीय, ठीक है। और आलमगीर प्रथम किसकी थी? औरंगजेब की उपाधि थी आलमगीर प्रथम। और अब्दाली ने 1756 से 1757 ईस्वी में चौथा आक्रमण किया, जिसमें उसने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय से पंजाब, कश्मीर, सिंध तथा सरहिंद के जिलों को प्राप्त किया, ठीक है। पंजाब को जीता, कश्मीर को, सिंध को और सरहिंद के जिलों को है जो प्राप्त किया, ठीक है। और जो चौथा आक्रमण है जो किसने किया? किसके शासनकाल में? आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। अजीजुद्दीन किसने? अब्दाली ने। कौन सा आक्रमण? चौथा आक्रमण। कब किया था? 1755 1757, ठीक है। नेक्स्ट, अब्दाली ने रूहेला सरदार नजीब खां नवीबुद्दौला को मीर बख्शी नियुक्त किया। और वजीर इमादुल मुल्क के आतंक के कारण आलमगीर द्वितीय के समय एक बार 3 दिन तक शाही चूल्हे में आग नहीं जली एवं शाही राजकुमारियों भोजन के लिए पर्दा छोड़ महलों से निकलकर नगर चली गई थी। आलमगीर द्वितीय सवारी न होने के कारण अपने जनान खाने से किले की सफेद संगमरमर वाली मस्जिद तक पैदल जाता था। आलमगीर द्वितीय ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब की उपाधि दी। जो फ्रांसीसी नवाब डुप्ले था उसको नवाब की उपाधि किसने दी थी? आलमगीर द्वितीय ने दी थी। नवाब की उपाधि आलमगीर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। आलमगीर द्वितीय ने फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को नवाब खां की उपाधि दी थी, ठीक है। और 29 नवंबर 1759 को वजीर इमादुल मुल्क, जिसका नाम रियल नाम गजीजुद्दीन को, ने बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। किसने की थी? गजीजुद्दीन ने, ठीक है। इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी। उसके बाद बढ़ते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। कौन? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। शाह आलम का असली नाम अली गौहर था। अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम का। वह अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय पटना में था और वहीं उसका राज्याभिषेक कराया गया। इसे वजीर इमादुल मुल्क, जिसका
मूल नाम गाजीउद्दीन ने था, उसने है जो दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया इसको, और दिल्ली में काम बख्श के पोते मुही उल मिल्लत शाहजहाँ तृतीय ने इमादुल मुल्क की मदद से गद्दी हड़प ली। और शाहजहाँ तृतीय का शासनकाल 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760 तक रहा। 1761 से 1770 ईस्वी तक मीर बख्शी नजीबुद्दौला दिल्ली के तानाशाह के रूप में शासन करता रहा। नजीबुद्दौला को मराठों से ने गद्दी से हटाया। शाह आलम द्वितीय ने 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े के बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। शाह आलम द्वितीय ने जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें किसका साथ दिया था? नवाब मीर कासिम का साथ दिया था। और पराजित होने पर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली। कौन सी संधि? इलाहाबाद की। किन के बीच हुई थी? अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच। कब हुई थी? 1765 में हुई थी। किस युद्ध की बात हुई थी? बक्सर के युद्ध की बात हुई थी। वह 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, जिनका मूल नाम, असली नाम क्या था? अली गौहर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, और 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाया। किसने? महादजी सिंधिया ने हेल्प करके। ठीक है, और 1788 में रुहेला सरदार कौन? गुलाम कादिर, जिसका जो कौन था? नजीबुद्दौला का पोता था। उसने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया और गद्दी से हटाकर बेदार बख्त को सिंहासन पर बैठाया। लेकिन 1788 में महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया। वह शाह आलम अंग्रेजों का कैदी बन गया। 1806 में कैदी के रूप में ही इसकी मृत्यु हो गई। भारत की प्रथम कागजी मुद्रा पर एक तरफ वेलेजली और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय के हस्ताक्षर थे। यह मुद्रा 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल ने जारी की थी। अकबर द्वितीय, जिनका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा। अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला वह प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर सेकंड। शासनकाल 1806 से 1837। अब बादशाह लाल किले का कैदी मात्र रह गया। अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगल सिक्के 1835 ईस्वी में बंद हो गए। अब देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जिसका नाम जफर था, और 1837 से 1858 तक इनका शासनकाल रहा। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था और बहादुर शाह द्वितीय के पास न तो साम्राज्य था न ही युद्ध का अनुभव, और वह जफर उपनाम से शायरी व कविता लिखता था। कौन? बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, और हसन अस्करी बहादुर शाह का आध्यात्मिक गुरु था। इब्राहिम चौक एवं असद उल्लाह खां गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और मेजर हडसन जो उर्दू के जानकार थे, उन्होंने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पर बहादुर शाह को गिरफ्तार करते समय कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगे जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ठीक है, क्या है? दम दमे में दम नहीं, खैर मांगे जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो जफर ने वापस कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ठीक है, नहीं तलवार। विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया और रंगून में ही 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और रंगून म्यांमार में निर्वासित काल में बहादुर शाह जफर ने अपनी प्रसिद्ध कविता लिखी, न किसी का आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। ये आजकल बहुत मतलब मॉडर्न टाइम में बहुत फेमस है। न किसी के आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सका वो मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। इसके अलावा जफर ने लिखा था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ठीक है,
क्योंकि इनको म्यांमार में दफनाया गया था। उनको मतलब जो अपनी मातृभूमि है उसकी ज़मीन भी दफन होने के लिए नहीं मिली थी। और बहादुर शाह जफर की कब्र मोहम्मद शाह के मकबरे में बनाई गई थी, लेकिन रंगून में ही दफनाया गया। मुगल साम्राज्य के पतन पर सर जद्दूनाथ सरकार ने टिप्पणी की है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा। जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा, किसका? जद्दूनाथ सरकार की, मुगल साम्राज्य के पतन पर। और 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र व स्वायत्त राज्य, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के निम्नलिखित कारण थे। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य की शिथिलता से राजनीतिक शून्य की स्थिति और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मुगल प्रभाव का अभाव, मुगल सूबेदारों एवं प्रादेशिक सरदारों की स्वतंत्र शासक बनने की महत्वाकांक्षा। बंगाल, मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 ईस्वी। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव मुर्शिद कुली खां दक्षिण का एक ब्राह्मण था, उसने डाली थी। मुर्शिद कुली खां 1701 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव मुर्शिद कुली खां दक्षिण का एक ब्राह्मण था, उसने डाली। मुर्शिद कुली खां 1701 ईस्वी में बादशाह और औरंगजेब द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम नायब सूबेदार था। उस समय बंगाल का सूबेदार औरंगजेब का पुत्र अजीम उर शान था। मुर्शिद ने नाजिम व दीवान के पद को एक कर दिया। उसने बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत की। हालांकि बंगाल के नवाब का नाम मात्र की अनुशंसा मुगल बादशाह से प्राप्त करते रहे, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र थे। मुर्शिद कुली खां 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार यानी कि गवर्नर बना दिया गया। यह बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, क्योंकि इसके पश्चात यह पद वंशानुगत हो गया। 1719 ईस्वी में उड़ीसा भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया। इसके लिए छोटे जमींदारों का उन्मूलन किया, बड़े जमींदारों को प्रोत्साहित किया, वो खालसा भूमि का विस्तार किया, वो इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां ने बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया और वह किसानों को तक्कावी ऋण प्रदान किया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने, तक्कावी ऋण, ठीक है। और फर्मिंगर की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गया। मुर्शिद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण व गुलाम मोहम्मद ने किया। किसने किया? पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण व गुलाम मोहम्मद ने किया। और दूसरा विद्रोह शुजात खान ने किया। और अंतिम विद्रोह नजात खान ने। मुर्शिद कुली खां इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधा राजस्व एकत्रण करता था। अब देखते हैं शुजाउद्दीन देखते हैं। शुजाउद्दीन 1727 से 1739, ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था। इसके समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा 1733 ईस्वी में बिहार भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। यह मुर्शिद का उत्तराधिकारी बना। वो मुगल दरबार में राजस्व भेजता रहा, लेकिन व्यवहार में पूर्णतः स्वतंत्र रहा। 1732 में शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। सरफराज 1739 से 1740 ईस्वी तक। शुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज बना, जिसने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की तथा इसको बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में घिरिया के युद्ध में पराजित कर मार डाला। और सरफराज ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी। अलीवर्दी खां 1740 से 1756। अलीवर्दी खां के काल में बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया। ये बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता था। उसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना व नियुक्तियों के लिए अनुशंसा करना बंद कर दिया। मराठा सरदार रघुजी भोंसले ने अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को छौत वसूली के लिए भेजा। 1744 ईस्वी में भास्कर पंत की हत्या कर दी गई और इस पर रघुजी ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मराठा आक्रमणों से तंग होकर अलीवर्दी खान ने 1751 ईस्वी में रघुजी भोंसले के साथ संधि कर ली, जिसके तहत वह मराठा सरदारों को 12 लाख रुपए सालाना छौत देने को तैयार हुआ और उड़ीसा भी मराठों को इस शर्त पर सौंप दिया गया
सौंप दिया कि फिर वे कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। अलीवर्दी खां को 1748 ईस्वी में मुस्तफा खां के नेतृत्व में अफगान विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। अलीवर्दी खां को दिल्ली से महावत जंग की उपाधि भी मिली थी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया और कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किलों का क्या करना है। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अलीवर्दी खां ने मृत्यु से पूर्व अपने नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग व अलीवर्दी की बेटी घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी ने सिराजुद्दौला के दावों को चुनौती दी। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी व ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा लिए। अलीवर्दी खां ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी के समान है और यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे डंक मारेगी। ये किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने कहा था। किसके बारे में? यूरोपियों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे डंक मारेगी। ठीक है। अलीवर्दी खान ने कहा कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल भूमि से निकाल तो सकता है, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। ये भी अलीवर्दी खान ने कहा था। अलीवर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को कहा कि अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच को एक साथ निर्बल मत करना। तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उनका अंत करना है। नोट: सिराजुद्दौला एवं उसके उत्तराधिकारियों का विस्तृत विवरण आंग्ल बंगाल संघर्ष में देखेंगे। ठीक है। अवध: शहादत खां 1722 से 1739 ईस्वी। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में शहादत खां बुरहान मुल्क शहादत अली प्रथम ने की थी। इसका मूल नाम मीर मोहम्मद आमीन था। वो ईरानी शिया था तथा उसे मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया। इसके समय राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी अवध की। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उसे शहादत खां से 20 करोड़ रुपये मांगे, जिसे न दे सकने के कारण शहादत खां ने 19 मार्च 1739 को आत्महत्या कर ली। सफदरजंग 1739 से 1754 ईस्वी। शहादत खां के बाद उसका भतीजा दामाद सफदरजंग जिसका नाम अबुल मंसूर खां अवध का नवाब बना। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद मुकीम था। 1744 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। सफदरजंग ने 1748 ईस्वी में अब्दाली व मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया। वो सम्राट अहमद शाह ने भी इसे 1748 ईस्वी में अपना वजीर बनाया था। इस पद पर वह 1753 ईस्वी तक रहा। 5 अक्टूबर 1754 को सफदरजंग की मृत्यु हो गई। शुजा-उद-दौला 1754 से 1775 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम जलालुद्दीन हैदर अबुल मंसूर खां था। शुजा-उद-दौला ने शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। वो पानीपत के तीसरे युद्ध में अपने साम्राज्य की सुरक्षा के कारण अहमद शाह अब्दाली का साथ लिया था। शुजा-उद-दौला ने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने की स्वीकृति दी। शुजा-उद-दौला को मकबरा, इसका जो मकबरा वो कहाँ है? लखनऊ में। 1773 ईस्वी में शुजा-उद-दौला व वॉरेन हेस्टिंग के बीच बनारस की संधि हुई। 1773 ईस्वी में शुजा-उद-दौला और वॉरेन हेस्टिंग के बीच कौन सी संधि हुई? बनारस की संधि हुई। बनारस की संधि किन किन के बीच हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग और शुजा-उद-दौला के बीच। कब हुई थी? 1773 ईस्वी में हुई थी। इसके द्वारा कड़ा व इलाहाबाद के जिले कंपनी ने अपने अवध को 50 लाख रुपए में बेच दिए। अंग्रेजों ने मराठों को पराजित करके अवध को बफर स्टेट के रूप में रखा। अवध का राज्य अंग्रेजों के लिए कामधेनु था। अवध राज्य ने अंग्रेजों की आर्थिक परेशानी में दाया की भूमिका का निर्वाह किया। आसफ-उद-दौला 1775 से 1797। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद याह्या मिर्जा अमानी था। इसके समय में 1775 ईस्वी में कंपनी के साथ फैजाबाद में संधि हुई, जिसके अनुसार पहला, नवाब एक अतिरिक्त अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने खर्चों पर रखेगा। दूसरा, कंपनी आसफ-उद-दौला के मंत्रियों की नियुक्ति करेगी। तीसरा, निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। आसफ-उद-दौला राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। आज राजधानी वो फैजाबाद से लखनऊ कौन लेके गया? आसफ-उद-दौला। और अवध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। आसफ-उद-दौला ने लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण कराया। जिसका मुख्य वास्तुकार कौन था? किफ़ायतुल्लाह खां था। इसने वॉरेन हेस्टिंग के साथ मिलकर अवध की बेगमों से जबरन धन छीना और करीब 105 लाख रुपए। और 21 सितंबर 1797 ईस्वी को आसफ-उद-दौला की मृत्यु के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन शोर ने पहले वजीर अली 21 सितंबर 1797 से 21 जनवरी 1798 को तथा
वह बाद में शहादत अली को खान द्वितीय 21 जनवरी 1791 से 11 जुलाई 1814 ईस्वी को नवाब बनाया। शहादत अली खान द्वितीय 1797 से 1814। शहादत अली खान ने अवध के राजा की उपाधि धारण की। वह यामीन उद्दौला के नाम से शासक बना। शहादत अली खान ने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों को 76 लाख रुपए का एवं इलाहाबाद का किला दिया। शहादत अली खान ने लॉर्ड वेलेजली से 1801 ईस्वी में सहायक संधि कर ली। लॉर्ड वेलेजली ने रुहेलखंड व गंगा यमुना के दोआब में स्थित अवध का दक्षिणी क्षेत्र कंपनी के लिए अवध ले गया। अतः अवध का क्षेत्रफल घटकर आधा ही रह गया। अंग्रेजों ने अवध को मराठों को पराजित करने तक बफर राज्य के रूप में प्रयोग किया। शहादत अली खां के बाद गजीउद्दीन हैदर खां 1814 से 1827 ईस्वी, नसीरुद्दीन उपाधि अब्दुल मंसूर कुतुबुद्दीन 1827 से 1837, मोहम्मद अली अब उपाधि इसकी थी अबुल फतेह मोहिउद्दीन 1837 से 1842 ईस्वी, वो अहमद अली उपाधि नजमुद्दौला अबुल मुजफ्फर 1842 से 1847 शासक बने। नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री मेहंदी हकीम था। गजीउद्दीन हैदर खां की पुस्तक होप्त कुलजुम प्रशासनिक सुधार से संबंधित थी। वाजिद अली शाह 1847 से 1856। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 1856 था, जो कि रंगीला शाह के नाम से भी प्रसिद्ध था। इसे अबुल मंसूर मिर्जा भी कहा जाता था। दीवान अख्तर में वाजिद अली द्वारा लिखी गजलों का संग्रह है। वाजिद अली शाह का एक अन्य उपनाम अख्तर पिया भी था। वाजिद अली शाह के समय ठुमरी का संग्रह दस्तूर ए वाजिदी पूरा किया गया और इस पुस्तक में वाजिद अली के प्रशासन की जानकारी भी है। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही कर्नल सलीमैन को अवध के दौरे पर भेजा। उसने अवध की स्थिति दयनीय बताई पर अवध विलय का विरोध किया। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 से 1850 ईस्वी तक सलीमैन की एक पुस्तक है। ये सलीमैन की पुस्तक है। बिशप हेबर ने अवध में अच्छी तरह से घूमकर अवध की खेती, जनसंख्या और उद्योगों पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा यह कहा कि अवध की स्थिति को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि अवध में कुशासन था। हैबर की रिपोर्ट गैर सरकारी रिपोर्ट थी। हैबर के बाद कैप्टन लॉकेट ने भी गैर सरकारी रिपोर्ट दी थी। 1854 ईस्वी में कर्नल जेम्स आउट्रम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाया गया। उसने प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया है। वाजिद अली शाह के समय आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर दिया गया। आउट्रम अवध विलय के समय अवध का रेजिमेंट था। अवध के विलय के बाद जेम्स आउट्रम अवध लखनऊ का पहला चीफ कमिश्नर बना। अवध के चीफ कमिश्नर 1856 और 57 के दौरान। नाम और कार्यकाल थी जेम्स आउट्रम, सीसी जैक्सन, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हेनरी लॉरेंस, शेरब्रुक बैक्स और जेम्स आउट्रम। ये डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। एंड वाजिद अली को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। अवध विलय को इतिहासकार डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल बताते हैं। अवध विलय को इतिहासकार डलहौजी की सबसे भयंकर भूल बताते हैं। अब देखते हैं कर्नाटक। मुगल काल में कर्नाटक हैदराबाद के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था। हैदराबाद के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुतुल्ला खान ने की। किसने की थी? सादुतुल्ला खान ने की। वो अर्काट को इसकी राजधानी बनाया। उसके बाद दोस्त अली कर्नाटक का शासन बना। दोस्त अली के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना, किंतु दोस्त अली के दामाद चंदा साहब ने फ्रांसीसियों की मदद से 1749 में अंबर के युद्ध में कौन से युद्ध में? अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला और अंत में अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली अंग्रेजों की मदद से कर्नाटक के नवाब बनने में सफल रहा। उसके बाद हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के मुगल सूबेदार छिनकिलीज खां, छिनकिलीज खां, जिसका नाम मूल मीर कमरुद्दीन खां ने 1724 ईस्वी में की। छिनकिलीज खां को फर्रुखसियर ने निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की। वो अपना वजीर वकील मुतलक बनाया। 11 अक्टूबर 1724 को सकूरखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने पेशवा बाजीराव प्रथम की सहायता से मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित करके स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। एक हिंदू पूर्ण चंद्र दीनानाथ हैदराबाद के निजाम उल मुल्क का दीवान था। 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई और इस पश्चात निम्न शासक हुए। कौन हुए? सबसे पहले नासिर जंग 1748 से 1750 ईस्वी, उसके बाद मुजफ्फर जंग 1750 से 1751 ईस्वी और उसके बाद सलाबत जंग 1751 से 1756
1860 ईस्वी। नोट, इन तीनों शासकों ने आसफ जाह की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि अन्य सभी शासकों ने आसफ जाह की उपाधि धारण की थी। निज़ाम अली 1760 से 1803। 1760 में निज़ाम ने मद्रास प्रेसिडेंसी को उत्तरी सरकार का क्षेत्र सौंप दिया और इसके बदले अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम को सहायता देने का आश्वासन दिया। निज़ाम अली एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण गुंटूर की सरकार थी। निज़ाम अली के लिए यह समुद्र तक पहुंचने का रास्ता था, वहीं अंग्रेजों के लिए ये उत्तर एवं दक्षिण का मिलन बंधु था। निज़ाम को 1763 ईस्वी में मराठा माधवराव प्रथम ने पराजित करके राक्षस भुवन की संधि की। कौन सी? राक्षस भुवन की संधि। ठीक है, माधवराव प्रथम और निज़ाम को 1795 ईस्वी में खुर्दा यानी खारदा के युद्ध में मराठा माधवराव नारायण ने पराजित किया था। इस युद्ध की विशेष बात यह थी कि निज़ाम ने महिला सैन्य टुकड़ी का प्रयोग किया था। हैदराबाद कंसिस्टेंसी के बकाया राशि अदा न करने पर अंग्रेजों ने बरार पर अधिकार किया, जो कि 1947 तक रहा। हैदराबाद प्रथम भारतीय रियासत थी जिसके नवाब निज़ाम अली ने 1799 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की। निज़ाम अली के बाद हैदराबाद के शासक क्रमशः निम्नलिखित थे। सबसे पहला सिकंदर शाह 1803 से 1829, उसके बाद नसीर उद्दौला 1829 से 1857, यानी कि मतलब जो 1857 की क्रांति हुई तब ये था। और उसके बाद 1857 से 1869 तक कौन सा? अफजल उद्दौला। ठीक है। एंड नेक्स्ट महावत अली खां 1869 से 1911 तक। ठीक है। और उसके बाद उस्मान अली खां 1911 से 1948। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जब हैदराबाद रियासत ने भारत में अपना विलीन नहीं किया तो निज़ाम उस्मान अली खां पाकिस्तान की सहायता से भारत से लड़ने को तैयार हुआ। तब 13 सितंबर 1948 ईस्वी को भारत ने निज़ाम के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की। इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। 3 दिन के भीतर निज़ाम ने हथियार डाल दिए और निज़ाम को गद्दी से हटा दिया गया और 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। उसके बाद भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने की थी। भरतपुर राजवंश सिनसिनवार गोत्र का था और भरतपुर, धौलपुर, मथुरा, आगरा को ब्रज प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर बहुसंख्यक किसान जाट जाति के थे। गोकुल, यह मथुरा के तिलपत क्षेत्र का एक जमींदार था। इसी ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। राजा राम, इसने अपने साथी रामचेरा के साथ मिलकर 1688 ईस्वी में सिकंदरा में अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां जला दी थी। भज्जा, इसने भरतपुर क्षेत्र में जाट शक्ति को संगठित किया। चूड़ामन, इसने जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। इन्होंने थीम को अपनी राजधानी बनाया और थीम का दुर्ग बनाया। बदन सिंह 1722 से 1756 ईस्वी जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। 1722 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की। वो भरतपुर का ठाकुर घोषित किया। अहमद शाह अब्दाली ने 1752 में बदन सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की और बाद में इसने महेंद्र शब्द भी जोड़ा। बदन सिंह ने 4 दुर्गों का निर्माण किया: भरतपुर, कुमेर और बेर और डींग। नोट, भरतपुर दुर्ग का निर्माण सूरजमल ने बदन सिंह के काल में करवाया था। बदन सिंह ने डीग के जल महलों का निर्माण भी कराया था। महाराजा सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी बदन सिंह के दत्तक पुत्र सूरजमल को जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है। सूरजमल ने 1747 ईस्वी में राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह का साथ दिया था और मराठों, सिसोदिया और राठौड़ों को एक साथ परास्त किया। सूरजमल ने मराठों को पानीपत के युद्ध में महिलाओं, बच्चों एवं पशुओं को न ले जाने की सलाह दी थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात हारे हुए मराठों को एकमात्र शरण सूरजमल ने ही दी थी। सूरजमल पानीपत के तीसरे युद्ध में तटस्थ रहा था, किसी का साथ नहीं दिया था। पुरोहित मंगल सिंह ने सुजान समद विलास लिखा। सूरजमल के दरबारी कवि सुदन ने सुजान चरित लिखा था। सूरजमल के बाद जवाहर सिंह, रतन सिंह, केहरी सिंह, नवल सिंह एवं रणजीत सिंह भरतपुर के शासक बने। जवाहर सिंह 1763 से 1769, इन्होंने दिल्ली को जीतकर वहां से लाए गए अष्ट धातु के दरवाजे को भरतपुर के दुर्ग में उत्तरी द्वार पर लगवाया था। जनश्रुति के अनुसार यह दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से लाया था। 1804 ईस्वी में दिल्ली मराठा युद्ध के समय जब भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने मराठा सरदार जसवंतराव होलकर को सहायता दी थी तो अंग्रेज जनरल लेक ने डीग को घेर लिया और उस पर कब्जा कर लिया और जनरल लेक ने भरतपुर के किले की घेराबंदी भी की, किंतु भरतपुर के लोहगढ़ किले को जीतने में असफल रहा था। 1805 ईस्वी में जाट शासक रणजीत सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद भरतपुर राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। 1826 ईस्वी में अंग्रेजों ने भरतपुर दुर्ग के नक्शे पर बने हाथरस दुर्ग का अध्ययन कर भरतपुर दुर्ग को जीता था और 1857 की क्रांति के समय भरतपुर शासक जसवंत सिंह थे। ठीक है, ये याद रखना। 1857 की क्रांति के समय कौन था? जसवंत सिंह था। और राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? ब्रजेंद्र सिंह। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन था? ब्रजेंद्र सिंह।
उसके बाद फर्रुखाबाद के पास बंगस पठानों ने मुहम्मद खां बंगस के नेतृत्व में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। राजपूत आमेर के मिर्जा राजा सवाई जयसिंह 1699 से 1743 ईस्वी तक, और सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की। कब की थी? 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की। वो आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह का जन्म 1681 ईस्वी में हुआ तथा वह 1699 ईस्वी में आमेर के शासक बने। जयपुर के वास्तुकार बंगाल निवासी विद्याधर थे, और जयसिंह ने मथुरा, जयपुर, उज्जैन, बनारस और दिल्ली में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण किया। कहाँ की थी? मथुरा, जयपुर, उज्जैन, बनारस, दिल्ली, इन 5 जगहों पे की थी। ठीक है। और जयसिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार करवाया, जिसने खगोल शास्त्र के अध्ययन में मदद मिलती थी। 1715 ईस्वी में पिल सूद के युद्ध में, कौन से युद्ध? पिल सूद के युद्ध में सवाई जयसिंह मुगल गवर्नर के रूप में उसने मराठों को है जो पराजित किया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है। और जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। और 1733 ईस्वी में मंदसौर के युद्ध में मराठों ने सवाई जयसिंह को पराजित किया। जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। तथा वहाँ जहांदर शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। और मिर्जा राजा की किसने दी थी? जयसिंह को जहांदर शाह ने। और सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह वो पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच 25 जनवरी 1736 ईस्वी को झाड़ली मालपुर टोंक नामक गांव में मुलाकात हुई थी। सवाई जयसिंह कुशल शासक, विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक व वैज्ञानिक थे। जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्व एलिमेंट ऑफ जियोमेट्री का संस्कृत में अनुवाद भी कराया था। और सवाई जयसिंह ने अपने राज्य में विधवा पुनर्विवाह आरंभ करने का प्रयास किया था। इस समय राजपूताना के राज्यों में मराठा हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया था। मराठा आक्रमणों व छौत वसूली से राजपूताना के राज्य परेशान थे, तथा बूंदी राज्य में मराठों के खुले हस्तक्षेप ने राजपूत नरेशों की आंखें खोल दी, और राजपूत शासकों ने मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास किया। 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं ने मेवाड़ की सीमा पर स्थित हुरडा भीलवाड़ा नामक स्थान पर सम्मेलन किया। इसमें जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय और कोटा के दुर्जन साल, बीकानेर के जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह आदि सम्मिलित हुए। और इसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। हुरडा सम्मेलन में यह तय हुआ कि सभी राजपूत शासक रामपुर में एकत्रित होकर मराठों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करेंगे, किंतु हुरडा सम्मेलन असफल रहा। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद ईश्वर सिंह माधो सिंह उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। माधो सिंह ने मराठों की सहायता से ईश्वर सिंह का विरोध किया, किंतु ईश्वर सिंह ने मराठों की मांगों से तंग आकर 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। 1787 ईस्वी में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर महाराणा विजय सिंह की संयुक्त सेना ने महाजी सिंधिया मराठा की सेना को तुंगा के युद्ध में दोसा में है वहाँ पराजित किया। मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार के मैसूर के राजा की उपाधि दी। मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी, और वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। मैसूर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा। जबकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1719 ईस्वी में हुए दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट ने मैसूर से छौत वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया। 1749 में हैदर अली ने नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में बूदीकोट कर्नाटक में हुआ था। उसके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर राज्य में एक सेनापति थे। हैदर अली के दादा बेहलोल लोधी पंजाब से आकर गुलबर्गा में बस गए थे, और 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है वहाँ का फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली ने डिंडीगुल में ही तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। हैदर अली ने अपनी निरक्षरता छुपाने के लिए खंडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सहयोगी बनाया था। मैसूर राज्य निरंतर मराठा आक्रमणों के कारण राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर मराठा आक्रमणों का भय था, और अतः हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर के राज सिंहासन पर मराठा ब्राह्मण खंडे राव की मदद से नंजराज को पराजित करके उत्तराधिकार कर लिया। हैदर अली 1764, 1766 और 1771 में मराठों के आक्रमण हुए थे, और 1764 ईस्वी में हैदर को मराठों ने हली बली के युद्ध में हराया था। कौन सा युद्ध? हली बली के युद्ध में हैदर अली को मराठों ने हराया था।
फ्रांसीसी सेनापति दलातूर हैदर के अधीन कार्य करता था। हैदर अली ने कहा था कि अंग्रेजों को पहले अर्काट से बाहर निकालेंगे, फिर भारत से। यूरोपीय नमूने से सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदर अली ही था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। ये युद्ध अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण हुआ। अंग्रेजों की फ्रांसीसियों से मित्रता एवं कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों के मित्र से शत्रुता इस युद्ध का कारण था। 1767 में हैदर अली ने एक अंग्रेजी जहाज को भी नष्ट कर दिया था। अंग्रेजों ने मराठों व निजाम के साथ लेकर हैदर के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण किया और हैदर ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए निजाम को प्रदेश तथा मराठों को 18 लाख रुपए नगद एवं शेष राशि के बदले कोलार का प्रदेश कुल 35 लाख रुपए देकर अपनी और मिला लिया। और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेरेलस्ट। कौन था? वेरेलस्ट। अंग्रेज सेनापति जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1767 में छंगामा व तिरुवन्नमलाई के युद्ध में हैदर एवं निजाम को परास्त किया। अंग्रेजों की अंत में पराजय हुई। वह हैदर अली मद्रास तक पहुंच गया। वह 1769 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर स्मिथ ने मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को सौंप दिया तथा एक दूसरे की शत्रुओं से रक्षा करने का वचन दिया। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में एक बड़ी रकम भी हैदर अली को देनी पड़ी तथा करूर का क्षेत्र हैदर ने अपने पास रखा। हैदर अली ने यह संधि वास्तव में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर की थी तथा कंपनी का अस्तित्व ही नकार दिया। बेदनूर, सुंडा, केंद्रा, गुट्टी एवं सेरा हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र थे। बेदनूर, सुंडा, केंद्रा, गुट्टी, सेरा किसके? हैदर अली द्वारा विजित क्षेत्र थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे। अंग्रेज हैदर अली को दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु मानते थे। मद्रास संधि की शर्तों के तहत जब मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर पर आक्रमण किया, तब अंग्रेज ने हैदर की मदद नहीं की। इसके अलावा गुंटूर पर हैदर अधिकार करना चाहता था। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर सीमा में स्थित फ्रांसीसी कोठी माहे पर नियंत्रण कर लिया, जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना। हैदर अली ने फिर एक बार निजाम व मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि की और त्रिगुट बनाया। वह 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से निजाम व मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बेली को काजीवरम के युद्ध में पराजित किया। कौन से युद्ध में? काजीवरम के युद्ध में, ठीक है। पराजित कर अर्काट कर्नाटका में कब्जा कर लिया और 10 सितंबर 1780 को टीपू ने जनरल बेली को पोलीलूर नामक स्थान पर बुरी तरह हराया। 1781 ईस्वी में जनरल आयरकोट ने पोर्टो नोवा व सलीडपुर के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। 1782 ईस्वी में पोलीलोलर का युद्ध अनिर्णायक रहा। 1782 ईस्वी में हैदर ने कर्नल ब्रेथवेट को पराजित कर युद्धबंदी बना लिया। पोर्टो नोवा के युद्ध में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के दौरान मंगलोर एवं परम्बक्कम स्थानों पर भी लड़ाइयाँ हुई। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। वह अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को भी बंदी बना लिया। दोनों पक्षों में 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के लूटे हुए प्रदेश वापस लौटा दिए। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और मंगलोर की संधि मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच हुई थी। सीधी संधि की शर्तें वॉरेन हेस्टिंग को पसंद नहीं थी और कहा कि मैकार्टनी के संधि के बावजूद कर्नाटक खो देगा। ठीक है। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी तक। टीपू सुल्तान
टीपू सुल्तान ने सुल्तान की उपाधि धारण की। वो 1787 ईस्वी में अपने नाम के सिक्के भी चलवाए और वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। ही नोज द मल्टीपल लैंग्वेज। टीपू ने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया तथा शासन की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया। उसने वर्ष व महीनों के हिंदी नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया व नए पंचांग को प्रारंभ किया। 1784 ईस्वी में टीपू ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में बांट दिया, जिन्हें आज भी टुकड़ी कहते हैं। टीपू के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं शिव पार्वती के चित्र अंकित थे। टीपू ने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित रंगनाथ नरसिंह के मंदिरों की पूजा में भी हस्तक्षेप नहीं किया। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था जिसने पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य भी बना। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, क्योंकि टीपू के मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों ने गहरी छाप छोड़ी थी और वह स्वयं को नागरिक टीपू कहलाना पसंद किया। टीपू ने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए तथा अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल, मॉरिशस में दूत मंडल भेजा। टीपू ने 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलोर तथा मोलिदाबाद व दाजिदाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। टीपू ने अपनी सेना फ्रांसीसियों की मदद से उन्हीं की तरह स्थापित की। अपनी नौसेना में फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया। विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए मस्कट, औरमुज, जेद्दा और अदन में व्यापारिक दूत नियुक्त किए एवं विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए। टीपू के प्रशासन में प्रधानमंत्री या वजीर का पद नहीं होता था। मीर आसिफ के अधीन 7 मुख्य विभाग होते थे। टीपू ने जमींदारी व्यवस्था त्याग कर कृषकों से सीधा संपर्क स्थापित किया। वो जमींदारों के पैतृक अधिकार समाप्त कर दिए। कृषकों को तकावी ऋण भी दिए जाते थे। भू राजस्व भूमि की उर्वरता व सिंचाई सुविधाओं के अनुसार 1/3 से आधे तक लिया जाता था। अंग्रेज लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा। सिक्का ढलाई व तोल एवं माप की नई पद्धति प्रचलित की और गैर कानूनी उपकरणों को हटाया। आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया और रेशम उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा दिया। मैं अंग्रेजों को स्थल से समाप्त कर सकता हूं, लेकिन समुद्र से सुखा नहीं सकता। टीपू भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने के बजाय बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना, टीपू ने कहा था ये। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों व निजाम त्रिमैत्री संगठन के साथ मिलकर टीपू पर यह आरोप लगाकर आक्रमण किया कि टीपू फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। इसके अलावा टीपू ने निजाम पर आक्रमण कर गुंटूर प्रदेश छीन लिया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू द्वारा 1789 ईस्वी में त्रावणकोर राज्य पर आक्रमण करना था। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था। टीपू मालाबार की सुरक्षा हेतु कोचीन में स्थित डच दुर्ग कांगपुर एवं आइनकोट खरीदना चाहता था, लेकिन त्रावणकोर के राजा अंग्रेज समर्थक ने इन्हें खरीदकर टीपू को नाराज कर दिया। 1790 ईस्वी में जनरल मिडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर पर असफल आक्रमण किया। अतः दिसंबर 1790 में स्वयं कॉर्नवालिस ने सैन्य संचालन अपने हाथ में ले लिया। मार्च 1792 ईस्वी में अंग्रेजों व टीपू के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके तहत टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज उनके सहयोगियों को दे दिया। अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार मिला। मराठों को तुंगभद्रा के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पेन्नार व कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए 30 लाख पाउंड देने का वचन दिया। 3 करोड़ रुपए का भुगतान न होने के समय तक टीपू के 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहने की शर्त भी थी। इनमें एक पुत्र का नाम अब्दुल खलीक व दूसरे का नाम मोइजुद्दीन था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कहा था कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। इस युद्ध के समय टीपू ने नेपोलियन से पत्राचार कर फ्रांसीसी सहयोग लेने का प्रयास किया। नेपोलियन ने सहायता का आश्वासन दिया। टीपू ने 99 फ्रांसीसियों का सार्वजनिक सम्मान भी किया था।
अंग्रेजों ने निजाम व मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने का समझौता किया। सतुर-टांगल मैसूर युद्ध में अंग्रेज सेनापति आर्थर वेलेस्ली हैरिस व स्टुअर्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू को पराजित किया। स्टुअर्ट ने सदापीर के युद्ध में तथा हैरिस ने मल्लावली के युद्ध में टीपू को हराया। टीपू 4 मई 1799 ईस्वी को राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ मारा गया। टॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा था। अशांत आत्मा किसने किया था? टॉमस मुनरो ने। और टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का बंटवारा कर लिया गया। मराठों ने इस बंटवारे में भाग लेने से इनकार कर दिया। निजाम को गुंटी, गुरमकोंडा व चित्तलदुर्ग के किले मिले। चित्तलदुर्ग के क्षेत्र मिले। कनारा, कोयम्बटूर, वेन्नार, धारपुरम और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। मैसूर को जीतने की खुशी में वेलेस्ली को आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने मार्किवस की उपाधि प्रदान की। चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और अब भारत हमारा है। पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है, अब भारत हमारा। ये किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, मैसूर की विलय के बाद। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग दे दिया। यूँ टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेल्लूर में कैद कर दिया गया। और लॉर्ड बेंटिंग ने कुशासन के कारण 1831 ईस्वी में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथों में ले लिया। और लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में बेंटिक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को पुनः पुराने वाडियार राजवंश को लौटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद पंजाब वाला पढ़ेंगे कल। अब पंजाब के बारे में बढ़ते हैं। पंजाब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर लक्ष्मण देव के हाथ में आ गया। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। किसने? फर्रुख सियर ने। नादिर शाह 1739 ईस्वी व अहमद शाह अब्दाली 1767 ईस्वी के आक्रमण से भी पंजाब में सिख शक्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा। कपूर सिंह ने सिखों को जत्थों के रूप में संगठित कर 1748 में इन्हें दल खालसा का नाम दिया। ठीक है, और पंजाब में अफगान आक्रमण व मुगल सूबेदारों के अत्याचार से हुई अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए दल खालसा ने 1753 ईस्वी में राखी प्रथा की शुरुआत की। कौन सी प्रथा की? राखी प्रथा की शुरुआत की। और इसके तहत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। राखी प्रथा से सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। ठीक है, राखी प्रथा सिखों से जुड़ी हुई, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद 12 सिख मिसालें हैं और मिसल देखते हैं और संस्थापक कौन है वो भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अहलूवालिया मिसल। अहलूवालिया कौन है? जस्सा सिंह। अहलूवालिया जस्सा सिंह। शुक्र शकिया ये कौन है? शरद सिंह। कौन है? शरद सिंह। कौन सा? शुक्र शकिया मिसल। ठीक है, इसके बाद सिंहपुरिया, ये नवाब कपूर सिंह। सिंहपुरिया, सिंह से याद रखो, सिंह कपूर सिंह। ठीक है, कपूर सिंह मतलब पूर। सिंहपुरिया, पुरिया से याद रखो पूर, कपूर पूरा। तो ये भंगी मिसाल, ये थज्जा सिंह या हरी सिंह के। फुलकिया मिसल, संजू जाट चौधरी फूल सिंह। ठीक है, फूल से फूल। रामगढ़िया मिसल, जस्सा सिंह रामगढ़िया, नाम में ही है। ठीक है, कन्हैया मिसल, जय सिंह। कन्हैया मिसल किसने की थी? जय सिंह ने। शहीदी मिसल, बाबा दीप सिंह। नक्की मिसल, हीरा सिंह। और बुल्ले वालिया मिसल, गुलाब सिंह। निशान वालिया, संगत सिंह। और खिंदिया मिसल, बघेल सिंह। ठीक है, खिंदिया बघेल। इन 12 मिसलों में से एकमात्र फुलकिया मिसल सतलज के दक्षिण में थी। ठीक है, कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में जो विभाजित हो गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है एक जैसा या समान। ठीक है, और अहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान एक कौम की उपाधि मुगल शासकों ने दी। जस्सा सिंह ने स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के चलाए। पटियाला, नाभा व जिंद के रजवाड़ों की स्थापना फुलकिया मिसल ने की और यह एकमात्र मिसल थी जो सतलज के दक्षिण में स्थित थी। ठीक है, फुलकिया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1765 ईस्वी में तबलो आलम
एवं एक नगाड़ा एक निशान भेंट किया। 17 अक्टूबर 1762 को दीपावली के दिन अमृतसर में 60,000 सिख एकत्रित होते हैं और यहाँ से सिखों का पुनः उदय हुआ। और 1764 ईस्वी में पंजाब में अफगान आक्रमणकारियों को रोकने के लिए देग, दान और तेग यानी शक्ति, फतेह यानी वीरता का नारा दिया। ठीक है, तेग का मतलब होता है शक्ति, देग का मतलब होता है दान और फतेह का वीरता। और इन नारों से युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के चलवाए जो पंजाब में सिख प्रभुसत्ता की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय शुक्र सकिया मिसल को जाता है। किसको? शुक्र सकिया मिसल को जाता है। और रणजीत सिंह शुक्र सकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। ठीक है, तो रणजीत सिंह किससे रिलेटेड थे? शुक्र सकिया मिसल से। ठीक है, और शुक्र सकिया मिसल का प्रधान रावी व चिनाब नदियों के बीच था। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह 1792 से 1839। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 1792 ईस्वी में अपने पिता महासिंह की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह के शासक बने, किंतु 1792 और 1797 तक अल्पवयस्क रणजीत सिंह की माता रणजीत सिंह की सास सदा कौर और दीवान लखपत राय ने एक प्रतिशासन परिषद रीजेंसी काउंसिल का गठन कर शासन संचालित किया। और 1797 में रणजीत सिंह ने स्वयं शासन है जो संभाल लिया। और रणजीत सिंह का विवाह कन्हैया मिसल की प्रमुख सदा कौर की पुत्री माताब कौर से हुआ। और रणजीत सिंह ने अपने आप को खालसा अथवा सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मानकर खालसा के नाम पर शासन किया। 1798 ईस्वी में पंजाब से लौटते समय काबुल के शासक जमान शाह अब्दाली का पोता की तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी और रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर भिजवा दिया। इससे प्रसन्न होकर जमान शाह ने 1799 में रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी एवं लाहौर की सूबेदारी प्रदान की। रणजीत सिंह ने 1800 ईस्वी में बसिन युद्ध में अपने प्रमुख विरोधी सिख सरदारों को पराजित करके लगभग संपूर्ण पंजाब पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। रणजीत सिंह ने 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से लाहौर व अमृतसर छीनकर गुंजरावाला की जगह लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार राजनीतिक राजधानी लाहौर एवं धार्मिक राजधानी अमृतसर रणजीत सिंह के अधीन हो गई। 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अकाल तख्त बुलवाया और राजनीतिक मामलों पर अंतिम गुरुमता लिया गया और जिसमें होलकर की सहायता न करने का फैसला लिया गया। और इसी वर्ष जनरल लेक व रणजीत सिंह के मध्य लाहौर में एक समझौता हुआ जिसके तहत होलकर को अमृतसर छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों ने पंजाब से अपनी सेना हटा ली। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार कर फरीदकोट, मालेरकोटला तथा अम्बाला को जीता। लॉर्ड मिंटो ने डेविड ऑक्टरलॉनी के नेतृत्व में सेना भेजी जिसने सतलज के पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजी नियंत्रण की घोषणा की। 1809 ईस्वी में कांगड़ा के डोंगरा सरदार संसार चंद्र पर जब गोरखा सरदार अमर सिंह थापा ने आक्रमण किया तो संसार चंद्र ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। रणजीत सिंह ने संसार चंद्र की सहायता के लिए सेना भेजकर कांगड़ा को अपने नियंत्रण में या अधीन में ले लिया। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी। 1808 ईस्वी में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के पास मैटकॉप मिशन भेजा। रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैटकॉफ से अमृतसर की संधि की। किसे की? चार्ल्स मैटकॉफ से। ठीक है, और इस संधि द्वारा रणजीत सिंह ने सतलुज के पूर्व में अपने दावे को छोड़ दिया और उसके साम्राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमा सतलज नदी तक स्वीकार की। रणजीत सिंह को उत्तर में साम्राज्य विस्तार की छूट दी गई अर्थात रणजीत सिंह की क्रियाशीलता सतलज के दाईं ओर सीमित कर दी गई। इसके तहत अंग्रेजों ने लुधियाना में अपनी सेना रखना तय किया। रणजीत सिंह अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष से बचना चाहते थे क्योंकि वे सैन्य दृष्टि से कमज़ोर थे। 1809 ईस्वी की अमृतसर संधि पर एक सिख सैनिक ने कहा कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में अटक, 1818 में मुल्तान, 1809 में कश्मीर और 1819 में कश्मीर और श्रीनगर तथा 1823 ईस्वी में पेशावर को जीता। रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अफगानिस्तान के अपदस्थ शासक शाह शुजा अब्दाली का पुत्र जो लाहौर में निर्वासित जिंदगी जी रहा था को पुनः सत्तारूढ़ होने में मदद की थी। शाह शुजा को रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया जिसे 1739 में नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ले गया था। 1831 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी एलेक्जेंडर बर्न्स रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में उपस्थित हुआ और जिसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिंध पर आक्रमण के लिए मार्ग का
मार्ग का सर्वेक्षण करना था। 1831 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मध्य रोपड़ नामक स्थान पर मुलाकात हुई। रणजीत सिंह ने 1838 ईस्वी में लॉर्ड ऑकलैंड के समय अंग्रेजों व शाह शुजा के साथ त्रिपक्षीय संधि की, जिसके तहत ब्रिटिश सेना सिंध से होकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगी व रणजीत सिंह निष्पक्ष रहेगा। रणजीत सिंह की 1839 ईस्वी में मृत्यु होगी। उसके बाद क्रमशः खड़क सिंह, नैनीहाल सिंह और शेर सिंह शासक बने। रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने सहायक संधि को अस्वीकार कर किया, पर कभी अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया था। रणजीत सिंह की एक आंख चषक से खराब हो गई थी। रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये किसने कहा था? रणजीत सिंह ने कहा था। फ्रांसीसी लेखक विक्टर जैक्विमो ने रणजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष व छोटे पैमाने पर बोनापार्ट कहा है। रणजीत सिंह का प्रशासन। रणजीत सिंह ने सिख मिशनों को संगठित करने के लिए अपने राज्य को सरकार ए खालसा नाम दिया और नानक शाही एवं गोविंद शाही सिक्के किसने चलाए थे? रणजीत सिंह ने। केंद्रीय प्रशासन में 12 विभाग थे, जिनमें 4 महत्वपूर्ण थे। पहला है दफ्तर ए अबवा बुलमाल, क्या दफ्तर ए अबवा बुमाल, यह राज्य की आय का लेखा जोखा रखता था, ठीक है। और दूसरा है दफ्तर ए तोजियात, यह शाही घराने पर होने वाले कुल खर्च का हिसाब रखता था। तीसरा है दफ्तर ए मुवाजिब, यह सैनिक व नागरिक कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन का हिस्सा रखता था। और चौथा है दफ्तर ए रोज नामचा इखराजात, यह विभाग प्रतिदिन होने वाले संपूर्ण खर्चे का हिसाब रखता था। दीनानाथ व भवानीदास, दीनानाथ और भवानीदास उसके वित्त मंत्री व फकीर अजीजुद्दीन विश्वसनीय विदेश मंत्री थे। ये अजीजुद्दीन क्या थे? विदेश मंत्री रणजीत सिंह की। और मोहकम चंद उसके दीवान थे और ध्यान सिंह डोगरा प्रधानमंत्री वजीर थे। और नूरुद्दीन शाही परिवार के विभाग के अध्यक्ष थे। हरि सिंह नालवा के सेनापति थे। पंजाब 4 प्रांतों में विभाजित था: लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर। प्रांतों के प्रमुखों को नाजिम कहा जाता था। प्रांत को परगनों में बांटा गया था। कारदार नामक अधिकारी परगना या जिला के प्रशासन का कार्य करता था और परगनों को तालुका में बांटा गया था। तालुका को मोजो गांव में बांटा गया था, ठीक है। रणजीत सिंह का सैन्य प्रशासन। रणजीत सिंह ने यूरोपीय सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल व प्रशिक्षित सेना का गठन किया। रणजीत सिंह की सेना एशिया में दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना थी। हरि सिंह नलवा रणजीत सिंह के सेनापति थे। रणजीत सिंह की सेना की तुलना ब्रिटिश शासक ओलिवर क्रॉमवेल की लौ सेना से की जाती है। अलार्ड, वेंटुरा कोर्ट, गार्डनर एवं अविटेबिल उसके यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षक थे। रणजीत सिंह सैनिक आदेश फ्रांसीसी भाषा में देता था। रणजीत सिंह की सेना में यूरोपीय सैनिकों के साथ साथ सिख, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा, पंजाबी व मुसलमान भी थे। जनरल कोर्ट, एविटेबल व गार्डनर के नेतृत्व में रणजीत सिंह ने तोपखाने को यूरोपीय पट्टी पर संगठित किया। रणजीत सिंह की सेना भारतीय पृष्ठभूमि में एक ब्रिटिश फ्रांसीसी सेना थी। जर्मन यात्री बैरल यूगल 1835 ईस्वी में रणजीत सिंह के दरबार में आया। नाम क्या था? बैरल यूगल। किसके दरबार? रणजीत सिंह दरबार। कब आया था? 1835 में। उसने रणजीत सिंह का पंजाब का सबसे कुरूप व्यक्ति बताया था। और जेटी वेहलर ने रणजीत सिंह के सैन्य प्रशासन के बारे में लिखा कि अगर वो एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। रणजीत सिंह की सेना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है फौज एक खास या फौज आइन या आदर्श दस्ता। यह एक नियमित स्थायी सेना थी और यह सेना घुड़सवार, पैदल एवं तोपखाना में विभक्त थी। और घुड़सवार सेना को अलार्ड ने प्रशिक्षण दिया था और ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को संसार की सबसे सुंदर फौज का। पैदल सेना का प्रशिक्षण वेंटूरा था। जनरल कोर्ट, अविटेबल व गार्डनर के नेतृत्व में रणजीत सिंह ने तोपखाने को यूरोपीय पट्टी पर संगठित किया और तोपखाने का अध्यक्ष इलाही बख्श था। और लाहौर एवं अमृतसर में तोप निर्माण का कारखाना था। तोपखाना 3 प्रकार का था। पहला तोप जिनसी, भारी तोपें होती थी। तोपें 80, छोटी तोपें। और एक थी जम्बूरक, ऊँट की पीठ पर ले जा सकने वाली जो हल्की तोपें थी वो जम्बूरक कहलाती थी। तोप सेना 4 प्रकार की थी। तोपखाना ए पिली, भारी तोपें जो हाथियों के द्वारा खींची जाती थी। दूसरा तोपखाना एक सूत्री जम्बूरक, जो तोपें ऊँटों द्वारा रोई जाती थी। तोपखाना है अस्पी,
वे तोपें जो घोड़ों द्वारा ढोई जाती थी, 80 नहीं थी। तोपखाना एक गली, वे तोपखाने जो बैलों द्वारा ढोई जाती थी। रणजीत सिंह की सेना एक प्रकार से एक फ्रांसीसी सेना थी। वेंटूरा, इलाही बख्श, देवा सिंह और सूरज सिंह फौज एक खास के सदस्य थे। फौज बेकवायत, फौज आम, यह एक अनियमित सेना थी। इसके मुख्य 3 भाग थे: घुड़सड़ा खास, अकाली व मिसालदारों की सेना। राजस्व प्रशासन, आय की प्रमुख मदें थी: नजराना, जब्ती, जुर्माना व संपत्ति जब्त करना, आबकारी, वजूहाते मुकर्ररी यानी न्याय संबंधी आय और चौकियात, प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर कर आदि थे। भूमि कर के निर्धारण के लिए 1823 ईस्वी तक बटाई और बाद में शासन के प्रवर्ती काल में कनकुत जब्ती प्रथा अपनाई। भू राजस्व 33% से 40% लिया जाता था। रणजीत सिंह के सर्वोच्च न्यायालय को अदालत आला कहा जाता था और ये लाहौर में थी। अदालत आला रणजीत सिंह की अदालत को, ठीक है। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन दरबार 2 विरोधी गुटों में बढ़ गया, जिससे पंजाब में अराजकता फैल गई, ठीक है। एक गुट संधावालिया सरदारों का था, जिसमें चैत सिंह, अंतर सिंह, लहना सिंह और उसका भतीजा अजीत सिंह था, लहना सिंह, ठीक है। ये उसने कहा था, उसमें लहना सिंह नाम है। दूसरा गुट डोगरा बंधुआ, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह का था। गुलाब सिंह ध्यान सिंह का बड़ा भाई था और सुचेत सिंह छोटा भाई था। सुचेत सिंह 27 मार्च 1844 को हीरा सिंह डोगरा के विरुद्ध विद्रोह करता मारा गया। नोट: गुलाब सिंह डोगरा 1792 से 1857, 16 मार्च 1846 को जम्मू कश्मीर का पहला राजा बना। गुलाब सिंह डोगरा। नैनियाल सिंह, खड़क सिंह को बंदी बनाकर उसके पुत्र नैनियाल सिंह को शासक बनाया गया। खड़क सिंह की मृत्यु के दिन ही दाह संस्कार से लौटते वक्त दुर्घटना में नैनियाल सिंह की भी उसी दिन मर गया। इसके बाद सत्ता संघर्ष में संधावालिया दल ने नैनियालों की माता रानी चंद कौर का पक्ष लिया और वह डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के अन्य पुत्र शेर सिंह का समर्थन किया। शेर सिंह 1841 में शेर सिंह ने सत्ता हत्या ली, लेकिन 1843 ईस्वी में अजीत सिंह ने गोली मारकर शेर सिंह की हत्या कर दी एवं वजीर ध्यान सिंह डोगरा को भी हत्या कर दी और ध्यान सिंह डोगरा 1818 से 1843 तक सर्वाधिक लंबे समय तक 25 वर्ष तक वजीर रहा। वजीर पंजाब के वजीर और प्रधानमंत्री ध्यान सिंह डोगरा, हीरा सिंह, जवाहर सिंह, दाल सिंह, ये कोई नहीं पूछता है। 3 पुटें लगे तो स्टॉप करके देख लीजिए, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाल सिंह को रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के अधीन फिर से कुछ समय के लिए वजीर बनाया गया। दिलीप सिंह, सितंबर 1843 को रानी जिंदा के संरक्षण में रणजीत सिंह का अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह शासक बना और हीरा सिंह डोगरा ध्यान सिंह डोगरा का बेटा था वजीर बना, किंतु रानी जिंदा के प्रेमी लाल सिंह ने सेना को अपनी तरफ मिलाकर पहले जवाहर सिंह को अपना वजीर बनाया और फिर लाल सिंह स्वयं 1845 में वजीर बन गया। वो तेज सिंह को सेनापति बनाया गया। रानी जिंदा का बड़ा भाई जवाहर सिंह 14 मई 1845 ईस्वी से 21 सितंबर 1845 तक वजीर बना, किंतु सेना जवाहर सिंह से रुष्ट हो गई तथा जवाहर सिंह का वध कर दिया गया, क्योंकि जवाहर सिंह ने रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र पशुरा सिंह की 11 सितंबर 1845 को अटक में हत्या कर दी थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। रानी जिंदा सिख सेना के प्रभाव को कम करने के लिए उसे अंग्रेज़ों से लड़ाने की योजना बनाती है, ठीक है। और इसी योजना के तहत लाल सिंह और तेज सिंह, लाल सिंह कौन, इसका प्रेमी, लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना सतलुज नदी को पार कर फिरोजपुर पर हमला करती है और 1809 की संधि का उल्लंघन था। परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध से पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को पंजाब की सीमा पर ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया, जो अपनी सिख विरोधी नीति के लिए प्रसिद्ध था। दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, अतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध 11 सितंबर 1845 से लॉर्ड हॉर्डिंग के समय शुरू हुआ था और सर यू गफ अंग्रेजी सेना के प्रधान सेनापति थे। प्रमुख युद्ध मुदकी का युद्ध 18 सितंबर 1845, फिरोज शाह का युद्ध दिसंबर 1845 और बद्दोवाल का युद्ध ये भी 1846 जनवरी और आलीवाल का युद्ध 28 जनवरी 1846 और सबराव का युद्ध 10 फरवरी 1846। तो ये इस क्रम में हुए थे युद्ध इस प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। यू गफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह व तेज सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर पराजित किया। तो इसमें ये पराजित होते हैं सिख, ठीक है। और इसे बाद सिख सेना फिरोज शाह बद्दोवाल व आलीवाल के युद्ध में पराजित हुई। इसके बाद
और 10 फरवरी 1846 को सबराव के युद्ध में सिखों को निर्णायक पराजित हुई। सबराव के युद्ध में अंग्रेजों ने सतलज नदी पार कर लाहौर को जीत लिया और वजीर लाल सिंह और सेनापति तेज सिंह के विश्वासघात के कारण प्रथम अंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना पराजित हुई। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को दोनों पक्षों में लाहौर की संधि हुई, जिसकी शर्तें ये थी। पहली शर्त थी कि सतलज नदी के दक्षिण के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंपा जाए। जो सतलज नदी है उसके जो दक्षिण के सभी है वो प्रदेश वो अंग्रेजों को सौंप दिए जाए। और दूसरी शर्त यह थी कि लाहौर दरबार ने 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना देना स्वीकार किया और 1.5 करोड़ का हर्जाना भी दिए। और तीसरी शर्त यह थी कि लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा और सर हेनरी लॉरेंस प्रथम रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। और चौथी शर्त ये थी कि सिख सेना में कटौती की गई और सेना की संख्या 20,000 पैदल सैनिक तथा 12,000 घुड़सवार तय की गई। ठीक है, और इस प्रकार ये 4 शर्तें थी। कौन सी संधि हुई थी? लाहौर की संधि हुई थी। किस युद्ध के बाद हुई थी? कब हुई थी? 8 मार्च 1846 को हुई थी। और किस युद्ध के बाद? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, इतना याद रखो। लाहौर दरबार 1.5 करोड़ के हर्जाने से आधी रकम ही दे पाया और शेष बदले उन्हें कश्मीर व एवं हजारा प्रांत दे दिया, जिसे अंग्रेजों ने डोगरा सरदार गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। अंग्रेजों ने संधि के बदले दिलीप सिंह को रानी झिंडन या जिंदा के संरक्षण में महाराजा स्वीकार किया गया और लाल सिंह को वजीर व तेजा सिंह को सेनापति के रूप में स्वीकार किया गया। भैरोवाल की पूरक संधि हुई। 16 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की पूरक संधि द्वारा ये तय हुआ कि दिलीप सिंह के वयस्क होने तक अगले 8 वर्ष ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। इसके अलावा लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों वाली एक परिषद को सौंपकर रानी झिंडन या जिंदा को 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया और बाद में बनारस भेजा। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। इसका तात्कालिक कारण मुल्तान के सूबेदार मूलराज का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? मूलराज का विद्रोह था। मूलराज द्वारा तय समय पर भू राजस्व न चुका पाने के कारण उसे पद से हटाकर काहन सिंह को नया सूबेदार बनाया गया और उससे पद का कार्यभार सौंपने के लिए आए 2 अंग्रेज अफसर एंडरसन और एग्न्यू की हत्या कर दी गई। एग्न्यू दिलीप सिंह का विवाह हजारा के सूबेदार चतर सिंह व अटारीवाल की पुत्री से तय हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने शादी की तिथि तय नहीं होने दी और तब चतर सिंह का पुत्र शेर सिंह भी मूलराज के साथ विद्रोह में शामिल हो गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। प्रमुख युद्ध रामनगर का युद्ध हुआ और चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, ये तीनों युद्ध इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में हुए थे। ठीक है, और ये सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1848 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच रामनगर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। इसमें अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, इसमें अंग्रेज विजयी रहे। दूसरा 13 जनवरी 1849 को झेलम नदी के तट पर छिलियावाला का युद्ध लड़ा गया। इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है, इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड ह्यूगफ ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड ह्यूगफ ने किया था। जो प्रथम है भी इसने किया था, मतलब वो उन्होंने देखा मतलब कुछ युद्ध में। और सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था। ठीक है, सिख सेना किसने किया था? शेर सिंह ने। अंग्रेजों की इस विजय को पायरिक विक्ट्री, नाशकारी विजय कहा जाता है। चिलियावाला युद्ध के बाद डलहौजी ने कहा कि भारी खर्च करके विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है। हमें विजय मिली है, लेकिन ऐसे ही एक और विजय हमें नष्ट कर देगी। छिलियावाला युद्ध के बाद डलहौजी ने ह्यूगफ के स्थान चार्ल्स नेपियर को सेनापति बनाया। उसके बाद चार्ल्स नेपियर को सेनापति बनाया। नेपियर ने 21 जनवरी 1849 को चेनाब नदी के तट पर गुजरात के युद्ध में सिखों की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया 1849 को। और गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने। ठीक है, ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और गुजरात पाकिस्तान की पंजाब प्रांत में। ये गुजरात के युद्ध के गुजरात के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को
अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। और लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस व पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो को, ये इंपॉर्टेंट, पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो ने पंजाब विलय का विरोध किया था। इसने किसने किया था? लॉर्ड एलन ब्रो ने और हेनरी लॉरेंस, इन दोनों ने विरोध किया था। ठीक है। उसके बाद मेजर इवांस बेल ने द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड दलीप सिंह में लिखा है कि यह विलय कोई विलय नहीं था बल्कि एक विश्वासघात था। कोहिनूर हीरा छीनकर महाराजा दलीप सिंह को 5 लाख रुपए 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर रानी जिंदन या जिंदा के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया और दलीप सिंह इंग्लैंड में ईसाई बन गया। दिलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में हुआ था, लेकिन इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। दिलीप सिंह ने रूस की यात्रा की थी। 1849 को पंजाब का प्रशासन 3 कमिश्नरों जॉन लॉरेंस भूराजस्व, हेनरी लॉरेंस प्रशासनिक और चार्ल्स ग्रेविल मसैन्स को न्याय विभाग के बोर्ड को सौंपा गया। हेनरी लॉरेंस इस बोर्ड के अध्यक्ष थे। 1853 ईस्वी में बोर्ड को समाप्त कर चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया और सर जॉन लॉरेंस पंजाब का प्रथम चीफ कमिश्नर था। 1853 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक बना रहा। ठीक है। और 1 जनवरी 1859 से जॉन लॉरेंस पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने और 25 जनवरी 1859 को जनवरी 1865 ईस्वी तक रॉबर्ट मॉन्टगोमरी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। और सर एडवर्ड मैक्लेगन पंजाब के अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तथा 1921 ईस्वी में पंजाब के पहले गवर्नर बने। इवान मेरेडिथ जेनकिंस 1946 से 15 अगस्त और 1947 तक पंजाब के अंतिम गवर्नर थे। ये कौन थे? मेरेडिथ जेनकिंस। उसके बाद 10वां रूहेलखंड। स्वतंत्र रूहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मुहम्मद खान ने की थी। रूहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी बरेली में आंवला थी और बाद में हाफिज खां के समय राजधानी रामपुर हो गई। 1733 ईस्वी में बनारस की संधि, कौन सी संधि? बनारस की संधि के तहत वॉरेन हेस्टिंग ने अवध के सुजा-उद-दौला को रूहेलखंड के विरुद्ध सहायता दी और अप्रैल 1774 ईस्वी में मीरनपुर कटरा के युद्ध में रूहेला सरदार हाफिज रहमत खां मारा गया तथा रूहेलखंड को सुजा-उद-दौला ने अवध में मिला लिया। उसके बाद केरल। 18वीं शताब्दी के मध्य त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा कौन थे? त्रावणकोर के राजा थे। मार्तंड वर्मा ने केरल में अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा 18वीं शताब्दी में डचों को पराजित किया। यूरोपीय अधिकारियों की मदद से स्थायी सेना का निर्माण किया और विवेकपूर्ण प्रशासन स्थापित किया और विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध देखते हैं। जज्जू का युद्ध 1708 में हुआ था। दोनों पक्षों के नाम मुज्जम और आजम के बीच हुआ था, जिसमें मुज्जम विजय हुआ था। ठीक है। खेड़ा का युद्ध 1707 में साहू और ताराबाई, जिसमें साहू विजय हुआ था। ये अमजेरा का युद्ध 1728 में हुआ था। मराठा व इनके बीच हुआ था। ठीक। शकूर खेड़ा का युद्ध 1724 को निजामुल मुल्क मुबारिज का निजाम से विजय हुआ। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच हुआ। किसके बीच? बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच, इसमें बाजीराव प्रथम विजय हुआ था। उसके बाद भोपाल का युद्ध 1737 को हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच हुआ था। ये भी, इसमें भी बाजीराव प्रथम विजय हुआ। करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था और नादिर शाह और मुगल सम्राट महमूद शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह इसमें विजयी रहा। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था। सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच अलीवर्दी खान विजयी रहा। मणिपुर का युद्ध 1748 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और शाहजादा अहमद शाह इसमें विजयी रहा था। प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 1748 में फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें फ्रांसीसी विजयी हुए थे। आडियार का युद्ध, सेंट थॉम का युद्ध भी इसको कहते हैं, 1747 ईस्वी को हुआ था और फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन के बीच हुआ था, इसमें फ्रांसीसी विजयी हुए थे। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेज विजयी हुए थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। तृतीय कर्नाटक का युद्ध 1757 से 1763 को हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। अंबर का युद्ध 1749 को हुआ था। छंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच छंदा साहब विजयी हुए। मनिहारी का युद्ध 1754 को सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला विजयी हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, अंग्रेज विजयी हुए। बेदरा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1759 में हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। वांडीवास का युद्ध 1760 इंपॉर्टेंट
और अंग्रेज आयरकुट और फ्रांसीसी लेली के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक है। और नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली विजयी हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 को हुआ था। अंग्रेज हेक्टर मुनरो था एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सेना के साथ हुआ था। अंग्रेज हेक्टर मुनरो, मीर कासिम और शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच अंग्रेज विजयी हुए। मीरनपुर कटरा का युद्ध रुहेलखंड युद्ध जिसको कहते हैं और 1774 में हुआ था। अंग्रेज वॉरेन हेस्टिंग था और रुहेला सरदार हाफिज़ का, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है। मीरनपुर कटरा का युद्ध, रुहेला युद्ध। और सिंध खेड़ा का युद्ध 1775 ईस्वी को हुआ था। निजाम में मराठों के बीच हुआ था, मराठे विजयी हुए। तलगांव का युद्ध 1779 को हुआ था, मराठा और अंग्रेजों के बीच, इसमें मराठा विजयी हुए। पोर्ट नोवा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट 1781 को हुआ था, जनरल आयरकुट और हैदर अली के बीच। जनरल आयरकुट और हैदर अली के बीच हुआ, जिसमें आयरकुट विजयी हुए थे। खुर्दा का युद्ध 1795 को मराठा और निजाम के बीच हुआ था, मराठा विजयी हुए। आसिर गांव का युद्ध 1803 को हुआ था, अंग्रेज और भोंसले के बीच हुआ था, अंग्रेज विजयी हुए थे। उसके बाद लसवाड़ी का युद्ध 1803 को अंग्रेज और सिंधिया के बीच हुआ था, अंग्रेज विजयी हुए थे। मुकुंदरा का युद्ध जिसको कोटा में हुआ था राजस्थान में, ये 1804 में हुआ था। होलकर और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें होलकर विजयी हुआ। नेपाल का युद्ध 1814 से 1816 तक लॉर्ड हैस्टिंग, सेनापति ऑक्टरलॉनी और गोरखे के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। पिंडारी का युद्ध 1817 से 1818 अंग्रेज कर्नल सलीमैन और पिंडारी लुटेरे अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। किरक का युद्ध या खिड़की का युद्ध 1817 को हुआ था, अंग्रेज में पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। उसके बाद महिदपुर का युद्ध 1817 से 1818 अंग्रेज और होलकर के बीच हुआ था और अंग्रेज विजयी हुए थे। उसके बाद अष्टी का युद्ध 1818 को हुआ था, अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था, अंग्रेज विजयी हुए थे। जहांगीरा का युद्ध 1823 से 34 ईस्वी तक चला ही। और रणजीत सिंह और पेशावर के पठान के बीच हुआ था, जिसमें रणजीत सिंह विजयी हुआ था। और मियानी या सिंध का युद्ध ये भी 1843 नौशेरा का युद्ध 1823 से 34 तक ये भी, और रणजीत सिंह पेशावर के पठान के बीच, इसमें रणजीत सिंह विजयी हुआ था। ठीक है। मियानी या सिंध का युद्ध 1843 ईस्वी अंग्रेज लॉर्ड एलन ब्लो था और सिंध के अमीर थे, अंग्रेज विजयी हुआ थे। मुदकी, फिरोज शाह, बोधवाल, बुड्ढेवाल और आलीवाल सबराव का युद्ध, ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, सभी 1845 से 1846 तक चले थे। सर यूप अंग्रेज थे, नेतृत्व करता, और सिखों के बीच हुआ था, अंग्रेज विजयी हुए थे इसमें भी। दूसरा रामनगर चिलियावाला गुजरात का युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 के बीच। अंग्रेज सर यूब था और उसके बाद सॉल्ट नेपियर को बनाया गया था और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। थैंक यू।